जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं, इसमें से कुछ जानकारियां जुड़ी हैं OROP 3 के बारे में, कुछ जानकारियां जुड़ी हैं कम्यूटेशन की रिकवरी बंद कराने के लिए, कुछ जानकारियां जुड़ी हैं स्पर्श के पेंशनर के लिए, कुछ जानकारियां 15 लाख अमाउंट के बारे में जुड़ी हैं, और भी एक दो जानकारियां हैं, वो भी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिलते रहे। चलते दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, मैंने कुछ अधिकारियों से बात करी है 15 लाख अमाउंट के बारे में। मैंने उनसे पूछा कि किसे 15 लाख रुपए मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी तक सोशल मीडिया पे काफी खबरें उठ रही हैं 15 लाख अमाउंट के बारे में कि किन पेंशनर्स को 15 लाख रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में मैंने कुछ अधिकारियों से भी चर्चा करी है। अधिकारियों ने बताया कि किन पेंशनर को 15 लाख रुपए मिलेंगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये जो राशि है, ये राशि है युद्ध सम्मान की, यानी जो आप युद्ध लड़े 1965 का, 1971 का। अब 15 लाख रुपए एक्चुअल में मिलेंगे किसे? दोस्तों, अधिकारियों ने बताया जेसीओस को, ओआरस को, अधिकारियों को, सिविलियंस को, और जिन पूर्व सैनिकों की मृत्यु हो गई है उनकी वाइफ को या फिर स्पाउस को, इनको मिलेंगे 15 लाख रुपए। अब क्या सभी पेंशनर्स को 15 लाख रुपए मिलेंगे, या फिर जिन पूर्व सैनिकों की मृत्यु हो गई है उनकी जो वाइफ है, स्पाउस है, या सभी को 15 लाख रुपए मिलेंगे, वाइफ को, पत्नी को, या फिर पूर्व सैनिकों को? यह भी हम बताएंगे। जिन्होंने 1971 की, 1965 की लड़ाई लड़ी है, यह बात तो कंफर्म है, जिन्होंने 1965 या फिर 1971 की लड़ाई लड़ी है उनको इसका फायदा मिलेगा। जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही, जी हां दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात अधिकारी ने बताई है कि जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही भारत सरकार के द्वारा, उनको इसका फायदा दिया जाएगा। हर एक पेंशनर को इसका फायदा नहीं दिया जाएगा, चाहे वो वाइफ हो या फिर वो पूर्व सैनिक हो, जो पेंशन नहीं ले रहे भारत सरकार से। फिर जिनके पास मेडल है, समर या फिर पूर्वी या फिर पश्चिमी स्टार मेडल, अगर ये मेडल उनके पास है तब इसका फायदा मिलेगा। फिर दोस्तों, कुछ अधिकारियों ने एक और चीज बताई कि भारत सरकार हर एक को 15 लाख रुपए कैसे देगी। हर एक को इसका खर्चा ही लगभग इतना ज्यादा है कि भारत सरकार उसे भुना नहीं पाएगी। जब वो 18 महीने का डीआर का एरियर नहीं दे रही और जो मुद्दे हैं जब उसका सोल्यूशन नहीं कर रही, तो फिर 15 लाख रुपए इतने सारे पेंशनर को कैसे देगी या फिर वाइफ को कैसे देगी? तो सिर्फ कुछ कंडीशन या फिर कुछ फिल्टर लगाए गए हैं जिनको इसका फायदा मिलेगा 15 लाख रुपए का। जैसे मैंने आपको बताया, जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, और कुछ नाम सजेस्ट किए जाएंगे, कुछ नाम लिए जाएंगे आपके डाटा में से जो आप भेज रहे हैं, चाहे आप नेवल हेडक्वार्टर भेज रहे हैं, चाहे आप एयरफोर्स हेडक्वार्टर भेज रहे हैं, या फिर आप कहीं आर्मी सेक्शन में भेज रहे हैं। जो आपका डाटा जा रहा है उसमें से नाम चयनित किए जाएंगे, फिर डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा उसकी जांच पड़ताल करी जाएगी, तभी उसका फायदा दिया जाएगा। अभी एकदम से आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अधिकारियों ने कुछ यहां पे कंडीशन बताई है जो मैंने आपको समझाई, आप समझ रहे होंगे। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। OROP 3 पेंशन टेबल का फायदा पीएमआर को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यह बात 100% कंफर्म है, 100% सही बात है कि जो पीएमआर हैं, जो प्रीमेच्योर आए हैं, उनको OROP 3 का फायदा नहीं मिलेगा। जो पेंशनर्स 1 जुलाई 2014 को या फिर 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं, जिस तरीके से उनको OROP 2 नहीं दी गई, ये एक सबसे बड़ी विसंगति है। OROP 2 की भी और OROP 3 की भी रहने वाली है, तो ये विसंगति दूर होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से पीएमआर को OROP 2 नहीं मिली और अब OROP 3 भी नहीं दी जाएगी, इसका दोस्तों पैसा बचकर सरकार के पास ही जा रहा है, क्योंकि जितने भी पेंशनर्स है पीएमआर, ये सीधा OROP की टेबल से बाहर हैं, तो वो पैसा बच गया। फिर दोस्तों, OROP 3 में भी विसंगति रहेगी। जी हाँ दोस्तों, OROP में जो विसंगतियां चल रही है स्टार्टिंग से, वही विसंगतियां आगे कैरी फॉरवर्ड होंगी OROP 3 में, जैसा कि पीएमआर बाहर हो गए, या फिर
एवरेज इस्तेमाल हो रहा है आपकी पेंशन निकालने के लिए, तो फिर से आपकी पेंशन प्रोटेक्ट हो सकती है। ऐसा दोस्तों विसंगति के कारण हो रहा है। जब तक पुरानी विसंगतियां नहीं सुधरेगी, जब तक विसंगतियां कैरी फॉरवर्ड होंगी। और सबसे बड़ी जो विसंगति है वो मैंने आपको बताई एमएससीपी की। अगर एमएससीपी दी जाती है 2006 से पहले वालों को, तो दोस्तों पेंशन यहां पे इक्वल या फिर समानीकरण की जा सकती है। 2006 से पहले आए पेंशनर्स को एमएससीपी नहीं मिली, यही सबसे बड़ा घाटा है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पेंशन में 1500 रुपए का नुकसान, 2975 रुपए का नुकसान, 3073 रुपए का नुकसान, 4500 रुपए का नुकसान। जी हां दोस्तों, यह मैं आपको रैंकों का बता रहा हूं कि कितना कितना नुकसान है अगर आपको एमएससीपी नहीं दी जाती। ओआरओपी 3 में भी यही सेम नुकसान उठाना पड़ेगा। किसे? सिपाही, नायक, हवलदार, इनको उठाना पड़ेगा नुकसान, क्योंकि इनको एमएससीपी नहीं दी जा रही। और नुकसान है 1500 से 4500 रुपए तक का। ओएमजेसी में यही बात लिखी हुई है कि 2006 से पहले वालों को एमएससीपी दी जाए। लेकिन दोस्तों इसका मैं आपको एक पॉइंट समझाऊंगा, आगे वीडियो में आगे समझाऊंगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। कम्यूटेशन का रूल एक ही है, लेकिन पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी या फिर रिकॉर्ड या फिर पीओआर अलग अलग रूल अप्लाई करता है। जी हां दोस्तों, भारत सरकार का सिर्फ एक ही रूल है कम्यूटेशन पर, कि जैसे ही आपके 15 साल खत्म हो गए उसके बाद आपकी रिकवरी रोक दी जाएगी, क्योंकि जो आपको कम्यूटेशन का पैसा मिला वो रिकवर कर लिया गया है 15 साल तक, इसलिए 15 साल बाद आपकी एक पैसे की भी रिकवरी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों यहां पे दो डिपार्टमेंट अलग अलग काम कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। एक तो है सिविल डिपार्टमेंट, दूसरा डिफेंस डिपार्टमेंट। जैसा आपको पता है मैं भी सिविल डिपार्टमेंट में जॉब करता हूं। तो जो हम रिकवरी करते हैं पेंशनर की, वो भारत सरकार के रूल के तहत ही करते हैं 15 साल तक। और जैसे ही 15 साल खत्म होते हैं हम रिकवरी रोक देते हैं और फुल पेंशन देना स्टार्ट कर देते हैं। है तो दोस्तों ये रूल डिफेंस में भी सेम रूल है। दोस्तों डिफेंस में क्या है कि डिफेंस में कई पेंशनर की रिकवरी बंद कर देते हैं 15 साल खत्म होने के बाद। लेकिन दोस्तों जब पेंशनर रिटायर होता है उसके बाद अगर उसकी पेंशन किसी तरीके से रिवाइज हो गई, चाहे एमएससीपी मिल गई या फिर कोई ऑप्शन फॉर्म उसने भर दिया, मतलब उसकी बेसिक चेंज हो गई, तो दोस्तों उसकी जो कम्यूटेशन वैल्यू है वो भी चेंज हो जाती है। और जो पीरियड है 15 साल का वो बढ़ जाता है। जैसे कि 16 साल हो गया, 2 साल और बढ़ गया, 18 साल हो गया, 19 साल हो गया, 20 साल हो गया। ये सब होता है पेंशन चेंज होने की वजह से। लेकिन ये रूल हम अपने सिविल में अप्लाई नहीं करते। जब पेंशनर रिटायर होता है तो उस टाइम जो उसकी कम्यूटेशन वैल्यू बना दी 15 साल तक, वो ही हम काटते रहते हैं। अगर उसकी कोई पेंशन भी रिवाइज होती है तब भी हम सिर्फ पेंशन रिवाइज करते हैं, जो कम्यूटेशन का अमाउंट है उसे हम चेंज नहीं करते। लेकिन डिफेंस में यहां पे ये उल्टा करते हैं, बेसिक पेंशन भी चेंज करते हैं, कम्यूटेशन वैल्यू भी चेंज कर देते हैं और साथ में पीरियड भी चेंज कर देते हैं। तो इसका घाटा पेंशनर को होता है, इसका घाटा पेंशनर को होता है। तो दोस्तों हम तो 15 साल तक ही पेंशनर की रिकवरी करते हैं। डिफेंस में भी कई पेंशनर की रिकवरी 15 साल बाद बंद हो जाती है, लेकिन कुछ पेंशनर की पेंशन रिवाइज हो जाती है, जिसकी वजह से उनका पीरियड भी चेंज हो जाता है और कम्यूटेशन वैल्यू भी चेंज हो जाती है इस वजह से। लेकिन दोस्तों जिन पेंशनर की कोई पेंशन रिवाइज नहीं हुई, मैं डिफेंस की बात कर रहा हूं, और उनकी अभी भी रिकवरी चल रही है 15 साल बाद, तो दोस्तों ऐसे पेंशनर कंप्लेन करें, रिकॉर्ड को एक चिट्ठी लिखें अपने जिला सैनिक बोर्ड से फॉरवर्ड करा के, या फिर आप सीपी ग्राम में भी कंप्लेंट डाल सकते हैं, ताकि आपकी आगे होने वाली रिकवरी बंद की जा सके। आप समझिए होंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपकी पेंशन रिवाइज नहीं हुई, कोई आपको एमएससीपी नहीं मिली, कोई आपने ऑप्शन फॉर्म नहीं दिया, तो दोस्तों फिर आपकी रिकवरी 15 साल बाद ही बंद कर देनी चाहिए, 15 साल बाद। तो एक बार आप सही से चेक कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अभी कोर्टों में चल रहे हैं केस रिकवरी बंद कराने के। कहां पर केस चल रहे हैं? एएफटी दिल्ली में, एएफटी चंडीगढ़ में और एएफटी लखनऊ में। जी हां दोस्तों, बहुत से दोस्तों मैं वकीलों को जानता हूं, एडवोकेट को जानता हूं, मैं लगातार उनसे संपर्क में रहता हूं कि आप कौन कौन से केस टैकल कर रहे हैं, पेंशनर के कौन कौन से केस आप ले रहे हैं। तो दोस्तों कुछ वकीलों ने बताया कि रिकवरी बंद कराने के केस चल रहे हैं। कहां पे? एएफटी दिल्ली में, एएफटी चंडीगढ़ में और एएफटी लखनऊ में। जिन पेंशनर्स के 10 से 11 साल कंप्लीट हो गए हैं और उनकी अभी भी रिकवरी हो रही है, उनके केस चल रहे हैं कोर्टों में। और इसका जो नतीजा है वो बहुत ही जल्द आगे देखने को मिलेगा, यानी पहली सुनवाई में ही वो स्टे ले लेंगे उन पेंशनर के लिए
वकील, और उनकी फर्दर रिकवरी रोक दी जाएगी। तो ऐसे ही आप भी कोर्ट केस कर सकते हैं। अगर आपके भी 10 से 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आगे की रिकवरी हो रही है, तो फिर आपकी भी आगे की रिकवरी बंद हो जाएगी। ये बात मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से समझा रहा हूं। अगर आप आगे की रिकवरी रुकवाना चाहते हैं तो कोर्ट केस आप करिए, तभी आपको उसका फायदा मिल पाएगा। क्योंकि अभी भारत सरकार का कोई लेटर नहीं है, कोई लेटर इस पर अभी जारी नहीं हुआ है। तो अगर उससे पहले आप ये काम करवाना चाहते हैं तो आपको फिर कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा, वकीलों की तरफ जाना पड़ेगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 2006 से पहले आए पेंशनर को एमएसपी ना देना ओआरओपी 3 की विसंगति नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है 2006 से जो पहले आए हैं पेंशनर, उनको एमएसपी नहीं दी जा रही। ये एक सबसे बड़ी विसंगति है दोस्तों। ये विसंगति एक्चुअल में ओआरओपी 3 की नहीं है, ओआरओपी 2 की नहीं है, या फिर ओआरओपी 1 की नहीं है। ये जो विसंगति है ये है गवर्नमेंट की पॉलिसी पे। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसे चेंज करना होगा, उसी में विसंगति है। जिस तरीके से ओएमजेसी रिपोर्ट में लिखा था कि 2006 से पहले वालों को एमएसपी दी जाए। दोस्तों सबसे पहले भारत सरकार को अपनी इंटरनल पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। मैं डिफेंस की बात कर रहा हूं, मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात कर रहा हूं। अगर वो अपनी पॉलिसी चेंज करती है और 2006 से पहले वालों को एमएसपी देती है तो ऑटोमेटिकली ओआरओपी की विसंगतियां सुधर जाएंगी। चाहे वो ओआरओपी 1 की हो, चाहे वो ओआरओपी 2 की हो, या फिर ओआरओपी 3 की हो, जब आगे आपको ओआरओपी 3 मिलेगी। बस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपनी पॉलिसी चेंज कर दे एमएसपी के मामले में, जो उसने अपनी पॉलिसी निकाली है, जिसमें उसने बताया कि सिर्फ 2006 के बाद वालों को एमएसपी मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों इंटरनली पॉलिसी चेंज होगी, तब दोस्तों इसका फायदा ओआरओपी में आपको देखने को मिलेगा। हम एकदम से नहीं कह सकते भारत सरकार से कि आप ओआरओपी 3 में एमएसपी जोड़कर दे दो, आप 2006 से पहले वालों के लिए एमएसपी अप्लाई कर दो ओआरओपी 3 में, ओआरओपी 2 में। ऐसा नहीं है दोस्तों, कुछ इंटरनल लेटर रहते हैं गवर्नमेंट के, पहले वो पॉलिसी चेंज होती है, जिसे दोस्तों हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर, इंटरनल पॉलिसी, या फिर हम इसे बोल सकते हैं एक नीतिगत मामला। तो सबसे पहले भारत सरकार को यह चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आगे ओआरओपी में उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली पड़ जाएगा। यह बात आप समझ गए होंगे। सबसे पहले दोस्तों गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होगी, फिर उसका फायदा ओआरओपी में देखने को मिल पाएगा, अगर भारत सरकार यह रूल अप्लाई करती है कि 2006 से पहले वालों को एमएसपी दी जाए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श में अभी भी पेंशनर्स डेटा अपडेट करने में हो रहे हैं फेल्ड। जी हां दोस्तों, अभी भी स्पर्श सही तरीके से काम नहीं कर रहा डेटा अपडेट के मामले में। कई पेंशनर अपना डेटा अपडेट कर रहे हैं, लेकिन उनका डाटा पेंडिंग में शो हो रहा है, अभी तक वो अपडेट नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने कुछ लेटर रिकॉर्ड को भी लिखे हैं, लेकिन रिकॉर्ड ने भी अभी तक कुछ उस पर काम नहीं करा है। तो दोस्तों ऐसे ही यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. भारद्वाज जी ने हमारी राष्ट्रपति मुहिम जी को एक ट्वीट किया है, एक मैसेज किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो स्पर्श में प्रॉब्लम आ रही है आप इसकी तरफ कुछ गौर करें, इसको चेक करें, देखिए, इस पे कुछ नजर दौड़ाएं। दोस्तों ये ट्वीट किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. भारद्वाज जी ने, ताकि जो स्पर्श में प्रॉब्लम आ रही है उसको सुधारा जाए। जो पेंशनर, फैमिली पेंशनर अपना डेटा अपडेट नहीं कर पा रहे, काफी महीनों से, काफी सालों से उनका डाटा पेंडिंग में पड़ा है, टोकन नंबर तो जनरेट हो गया लेकिन वो पेंडिंग में शो हो रहा है, तो उसका निवारण किया जा सके। तो दोस्तों ये सब समस्याएं हैं जो अभी भी हैं स्पर्श में, तो ये भी दूर होनी चाहिए। तो इसको हटाने के लिए, कम करने के लिए ही यहाँ पे ये ट्वीट लिखा गया है लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. भारद्वाज जी के द्वारा राष्ट्रपति जी को। तो दोस्तों देखते हैं इसका निवारण कब होता है, कब तक स्पर्श पूरी तरीके से ठीक होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।